आई होप आई एम ऑडिबल एंड स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यू। चलिए आज शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने इंडियन सोसाइटी के सेलियंट फीचर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसके लिए बहुत खुश होना चाहिए हमें। खुशी के साथ साथ एक दुख भी दे देती हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आपको याद है? कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं यही अगर बता देंगे तो फिर बहुत अच्छा हो। अरे चलो मेरी वीडियोस नहीं देखे, खुद तो पढ़ा होगा कि खुद भी नहीं पढ़ा और रैंडमली क्लिक कर दिया है। चलो अच्छा रैंडमली भी क्लिक कर दिया तो कहीं रैंडमली फिर दूसरे में तो क्लिक नहीं कर लेंगे। देखो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना हॉपिंग करें यहाँ से वहां इधर से उधर। ये ये जो कंपनी है हमारी, ये चाहे हमारी कंपनी आई मीन ये जो यूट्यूब है ये चाहता ही है कि आप उसमें बिजी रहे। और मैं तो भाई अपने काम में बिजी हूँ। अगर आपने इतना ज्यादा इधर से उधर बार बार इधर उधर क्लिक करते रहे तो आपको क्या ही आ जाएगा मुझे तो पता नहीं। ये आप स्वयं सोच लीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपसे ये बोल दूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अब इस वक्त ये डिसीजन ले लीजिए कि आपको किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने समय तक पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे शॉर्ट करना है। अगर आपने अब डिसीजन नहीं लिया ना तो फिर प्लीज डोंट प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, क्योंकि अब ये बहुत इंटेंसिव गेम होने जा रहा है। बहुत इंटेंसिव गेम होने जा रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और इसीलिए मैं शुरुआत के कुछ मिनट, कुछ पॉइंट्स, कुछ समय आपका लेती हूँ कि भाई आप समय बर्बाद ना करें। क्योंकि अगर मान लो जैसे सपोज मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ, या मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इंडियन सोसाइटी पढ़ूँ, मैं नहीं पढ़ूंगी किसी और टीचर से, मैं खुद का वीडियो देख लूंगी। क्यों? क्योंकि भाई हाँ मुझे भी पता होना चाहिए, हाँ मैंने इस तरह से कौन सा पढ़ाया था, अच्छा इसमें ये इंक्लूड हो सकता है तो मैंने उसमें लिख लेना है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप एक जगह पे टिकते रहो। अगर मैंने ज्योग्राफी पढ़नी है और मैंने सोच लिया है कि मुझे सुदर्शन सर से पढ़ना है तो सुदर्शन सर से ही पढ़ूंगी। फिर चाहे अनुराग सर कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा ले, चाहे सिद्धार्थ सर पूरी दुनिया ही क्यों ना हिला डाले, लेकिन मुझे एक ही टीचर पकड़ने हैं। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर वर्क, क्या आपको करना है। अगर मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ पे एलएमआर टेक्निक से आपको करा रही हूँ, मैं लर्निंग भी करा रही हूँ, मेमोराइजेशन भी करा रही हूँ, रिवीजन भी करा रही हूँ, तो बिलीव ना, बिलीव करिए फिर उस पे। फिर उसको रिवीजन को आप बिल्कुल डिले मत करिए, आप बिल्कुल भी मेमोराइजेशन पे हटिए नहीं, बिल्कुल भी लिखने से चूकिए नहीं। अगर आप चूक रहे हैं तो यू आर बिहाइंड ऑल दोज पीपल जो ये सारी चीजें बहुत टाइम भी कर रहे हैं। और कर रहे हैं लोग, प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। और प्रोफेशनल लोगों को टाइम आदत ही होती है टाइम पे काम निपटाने की, उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो यू आर बिहाइंड ऑल दोज पीपल, दिस इज द ब्रूटल रियलिटी आई एम टेलिंग यू। चलो, अब हो गया डोज, रियलिटी का डोज मिल गया, 3 मिनट होने जा रहे हैं। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। बीच बीच में क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती रहूंगी, करवाती रहूंगी चीजों को अच्छे से। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ डेटा ऐसे भी पूछूंगी जो आपके काफी काम आएंगे, पर आपने शायद पढ़े ना हो, या फिर अगर आपने पढ़े होंगे तो आप फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको सरला देवी चौधरानी याद आ रही हैं? क्या आपको एनी बेसेंट याद आ रही हैं? क्या आपको वो जो हमारी गार्गी, उपाला और जो एंशियंट टाइम की जो थी लेडीज वो याद आ रही है? अगर नहीं याद आ रही तो भाई याद आनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सबको याद रखिए। और इन्हीं का ही जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लिखेंगे और वही हम समझेंगे। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप जब हम रोल ऑफ वुमेन की बात करते हैं तो रोल ऑफ कहाँ पर रोल इन वेरियस सोसाइटी के भैया। जब जब वैदिक पीरियड होता था तो उस समय में जो गाविष्टी युद्ध होता था, तो गाविष्टी में भी एक आपने अगर स्वराज कुछ कुछ आता है, एक पर्टिकुलर सीरीज आती है राज्यसभा टीवी की, अगर वो पढ़ी हो देखी हो, तो उसमें एक लेडी है, उन्होंने गाविष्टी युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, उनका पैर कट गया था। मुझे याद तो नहीं याद आ रहा नाम, बट हाँ वो एक आप वो सारे आप देख सकते हैं। अगर कभी आपका मूड ऐसा हो कि नहीं भैया पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो वो उसमें आप देख सकते हैं। स्वराज संहिता नाम याद आ गया मुझे, उस सीरीज का नाम है। तो ये सारी चीजें अब आप लेके चलेंगे। अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ वुमेन। सबसे पहले तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि भाई पहले पीवाईक्यू तो देख ले, है ना। बिना पीवाईक्यू की तो हमें कुछ समझ में आना नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू। ठीक है भाई, तो देखो, गिग इकोनॉमी में क्वेश्चन आ चुका है, वुमेन एम्पावरमेंट में क्वेश्चन आ चुका है कि पॉपुलेशन ग्रोथ में किस तरीके से कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा कौन कौन से चैलेंजेस
मिल रहे हैं इंडिया में, मतलब वुमेन के लिए। आप देखो चैलेंज आप देख सकते हो, मणिपुर का केस, बंगाल का केस, अलग अलग जगहों पे कितने भयानक भयानक केसेस हो रहे हैं, है ना। वुमेन मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट एड्रेस द इश्यूज ऑफ वुमेन, रूरल सोशल, जो लोअर सोशल स्ट्रेटा है उसका, वो सारी चीजें इसमें पूछी गई है। तो दैट मीन्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए, it is connecting the women with challenges, with various issues, with various things। तो हमें क्या करना है, एक इशू और उसके साथ वुमेन का क्या संबंध है, वैसा हमको लेकर के चलना है और उसके आगे बढ़ना है। ओके, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। फाइन, आगे बात करते हैं। नाउ कमिंग टू दी इस पे कि भाई पेट्रियार्की का भी किस तरीके से पेट्रियार्की का जो इम्पैक्ट पूछा गया है। अब हमको पता चल गया कि हाँ भाई, ये तो कुछ इश्यूज होते हैं, रीसेंट इश्यूज और वुमेन, उससे पूछ लेते हैं। तो अब रीसेंट इशू क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज का कैसे वुमेन पे असर पड़ रहा है, किस तरीके से वुमेन पे असर पड़ रहा है वर्क फ्रॉम होम का, किस तरीके से वुमेन पे असर पड़ रहा है दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वेयर दे आर फाइटिंग एंड दे आर गेनिंग प्लेस। और ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो स्पोर्ट्स वाला है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि how the sports is becoming even tougher for the women in these scenarios। तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो एग्जाम्पल डाल सकते हैं, but because of the lack of the evidences in that case you have to be very cautious of while writing the answer। okay, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और वुमेन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन सबको हम आज प्रॉब्लम्स को देखेंगे, समझेंगे कि हाँ भैया क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी महिलाएं झेल रही हैं, हमारी माताएं बहनें झेल रही है ना। चलो फिर बात करते हैं आगे। कास्ट सिस्टम पर तो हम पहुंच गए हैं। चलिए ठीक है, आप दिख रहा होगा, आगे बात कर लेते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं रोल ऑफ वुमेन की, और हाँ, अगर मैंने बोल दिया कि पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन की जब हमने बात करी तो पॉपुलेशन का अगर मान लो आज भी आपको आंसर राइटिंग करनी पड़े। और एक चीज और, तो क्या आप ये, चलो पहले ये बात कर लेते, पॉपुलेशन की आंसर राइटिंग करनी पड़े तो क्या आप कर लेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो ऑफकोर्स बढ़ ही रही है। और एक जो होता है जो कहते हैं कि मोमेंटम रेशियो कंटिन्यू कर रहा है ना, मोमेंटम का इम्पैक्ट हो गया है कि अगर अब मान लीजिए कि बहुत कम भी बच्चे हो तब भी द पॉपुलेशन विल बी, मतलब बढ़ती ही जाएगी। अब आपको ऋग्वेदिक पीरियड से लेकर के अभी तक का पूरा सोचना है। थोड़ा बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आपको सर्टेनली पता हो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो इंडियन सोसाइटी है दिस इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग, जिसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सब कुछ मिलेगा। इवन हिस्ट्री में भी आपको ये सब कुछ मिलेगा। इट इज इन द डेवलपिंग स्टेज। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया कि हमें क्या बात करनी है, रोल ऑफ वुमेन की बात करनी है। रोल ऑफ वुमेन कब से, स्टार्टिंग से। वुमेन का ऑर्गेनाइजेशन आपको पता चल जाएंगे एंशियंट टाइम में किस तरीके से वुमेन्स के ऑर्गेनाइजेशन होते थे। क्या एंशियंट टाइम में वुमेन्स के ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते थे, क्या वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होती थी, क्या सभा समिति में वुमेन को जगह नहीं होती थी। तो ये हमें हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह में। जैसे कि जब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की, तो किस तरीके से मॉडर्न पीरियड में, किस तरीके से हमारे मॉडर्न पीरियड के टाइम के उसमें आपको ये लिच्छवी गणराज मिलता है, लिच्छवी गणराज में आपको सभा समिति का कॉन्सेप्ट मिलता है। किस तरीके से लेयर्ड आपको वहां पर लेवल बाय लेवल आपको जुडिशरी मिलती है, किस तरीके से न्याय संहिता होती है वहां की। वो हम लोग, ये जो हम लोग को डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं आज के समय में, क्या उनसे पूछो उन्होंने डेमोक्रेसी कहाँ से सीखी है, हमारे यहाँ से सीखी होगी। अब ऑफकोर्स हमारे यहाँ से कोई ना कोई गया होगा, बट ये मेन चीज है ना, इनको फ्रेम करना बहुत अच्छे से आता है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग बार बार इधर उधर नहीं जाते, रोल ऑफ वुमेन जो जो बताया गया है उसके बारे में बात कर देते हैं। देखो, जीडी एंडरसन कह रहे हैं कि फेमिनिज्म isn't about making women stronger. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives their strength. And this is really a good thing. हम लोग लिख सकते हैं इसे कि भाई जो फेमिनिज्म ये हमेशा इस बारे में बात नहीं करता है कि वुमेन स्ट्रांग है, बनाओ वुमेन को स्ट्रांग बनाओ। अरे आप कौन होते हैं वुमेन को स्ट्रांग बनाओ? वुमेन ने आपको स्ट्रांग बनाया है, आपको जन्म दिया है, आप उसकी वजह से एग्जिस्टेंस में हो, है ना। एक सेल में हर चीज तो मदर ही देती है ना। तो इसलिए आप आगे बात करते हैं। तो women are already strong. It's about changing the way the world perceive the strength. And this is one quote कि भाई हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ओके,
तो अ वेरी गुड कोट। अब बात करते हैं आगे। तो भाई जब भी हम वुमेन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें देख रहे हैं कि भाई कभी वुमेन को सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं है, कभी वुमेन को कहीं पर इक्वल स्टेटस नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब कह सकते हैं कि एवरीवेयर द थिंग कम्स इन made by the society and imposed by the society and it manifests itself in different forms। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि मैनिफेस्टेशन डिफरेंट फॉर्म्स में हो रहा है। नाउ हिस्ट्री ऑफ वुमेन इन इंडिया इज द स्टोरी ऑफ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन हुआ है हमारे यहाँ पे। मदर नेचर मेड वुमेन एन इक्वल हाफ ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे भैया इक्वल हाफ थे, बट अब हम क्या देख रहे हैं कि पैट्रियार्क सोसाइटी हो गई है, अब वो सबॉर्डिनेट बन गए हैं, है ना। अब अगर हम बात करें कि जो मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, इसके इन्फ्लुएंस में कुछ सोशल रिफॉर्म कैंपेन आए। मॉडर्न एजुकेशन ओके, बट मॉडर्न एजुकेशन इवन द एंशिएंट एजुकेशन दैट टॉक्स अबाउट, जहाँ पर विश्ववरा, लोपा मुद्रा, ये सब आपको मिलती हैं। वुमेन पोएट्स मिलती हैं, वुमेन वॉरियर्स मिलती है, रानी चेन्नम्मा मिलती है ना, कित्तूर मिलती है। ये जो मिल रही हैं आपको, ये सब कौन है? दीज आर दी वुमेन ओनली, ओके, एंड दे हैव डन देयर लेवल बेस्ट, और चीजें हो रही हैं और हुई थी। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हाउ विल वी सी दिस। तो सोशल रिफॉर्म्स ऑफ कोर्स आए जिन्होंने अपलिफ्ट किया वुमेन का स्टेटस। However, in spite of some efforts, a lot of problems are being faced. Still, they are being faced. मैंने आपको देखिए इसमें कुछ कुछ आपको मैं बता दूं। पिंक पॉलराइजेशन, स्टिकी फ्लोर, ग्लास सीलिंग, ओके, और इसके अलावा आप इसमें, मैंने पिंक पॉलराइजेशन आई वो बता ही दिया है, ओके। आप कह सकते हो कि ये जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की प्रॉब्लम आती है, सेफ्टी इश्यूज होती है, तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड है जो आप अगर दो तीन वर्ड लिख लेंगे वुमेन से रिलेटेड तो आपके काम ही आना है, ओके। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है वुमेन को। केयर इकोनॉमी को लेकर के, केयर इकोनॉमी इज नॉट पेड ड्यू रिस्पेक्ट, ओके, उनके लिए उनको केयर इकोनॉमी का ही पार्ट माना जाता है। और अगर हम बात करें कि मतलब केयर इकोनॉमी पे अगर इन्वेस्ट करें और उस पर ध्यान दें, तो हम देखते हैं कि 27% तक का मतलब हमें इनपुट देखने को मिलेगा इन जीडीपी से। मतलब जीडीपी 27% नहीं बढ़ेगी, लेकिन वॉट में भी द करेंट जीडीपी, उसमें 27% आज के हिसाब से राइज देखने को मिलेगा। लाइक सपोज 8% है, तो 0.8 1.2 अराउंड परसेंट, या फिर हाँ 1.2 या फिर 2% तक का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। इस तरह से हम देख सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें फैक्ट वाइज, तो इंडिया 135th है आउट ऑफ 146 नेशन जब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट निकालते हैं तो काफी हमारी बुरी कंडीशन है। इकोनॉमिक सर्वे अगर 22-23 की बात करें तो इवन ये भी बोलता है कि यहाँ पर इंडिया ने काफी सारी चीजें करी तो है जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे क्या है कि 0.490 का स्कोर है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, डेमोन्स्ट्रेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ नेशनल पॉलिसी। ओके, यानी कि इन्होंने अच्छा बताया, तो चलिए ठीक है, ये दिस इज व्हाट पॉजिटिव हो गया, ओके, दिस इज आपका पॉजिटिव हो गया। अब इतना ज्यादा मतलब नेगेटिव नेगेटिव बताते हैं ना कि दिमाग में ऐसा ही चलता है कि बस नेगेटिव ही होगा, ओके, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ओके। तो अगर कोई पॉजिटिव क्वेश्चन आ जाता है कि भैया हाँ नहीं अभी रिसेंट में ग्रोथ देखने को मिला, तो आप बता सकते हो कि भाई इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा कि स्कोर 0.49 का है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों की जो नेशनल पॉलिसीज है वो काम कर रही है। अगर हम वुमेन रिलेटेड डेटा को देखें तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, वो सीपीआर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट वो इंक्रीज हुआ है कंट्री में, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव न्यूज, ऐसे करके आपको निकाल देना है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें इन मेजोरिटी ऑफ स्टेट जैसे यूपी, ये डिक्रीज किया है, ये बता रहे हैं, जबकि सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर इंक्रीज किया है। ज्यादातर स्टेट्स और यूटीज में मतलब डिक्रीज किया है, पर कई जगह पे इंक्रीज किया है, बट दिस इज नॉट नीडेड। आप एक चीज एक डेटा याद रखो, उसके बाद फिर आप ज्यादा डेटा में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर हमें वही आर्टिकल 13, 14, 25, 23, 24, 42, ये सारे के सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। इक्वल पार्टिसिपेशन 43 आर्टिकल 43 डीपीएस भी याद होगा, है ना। ये सारी चीजें, डीपीएसपी कौन सी काम बात करता है वुमेन से रेट 14, 15, 16, 21, 23, 24 मैंने बताया था, है ना। ये सब देखिए, अब इसमें मैं रीडिंग करके नहीं बताऊंगी, ये तो आपको क्वालिटी का पार्ट है, ओके। बस ये जो है ना, ये आपको बस इतना बता रहे हैं कि
आपको यूज करना है इन सारी चीजों को। दिस इज द गुड पॉइंट मुझे लगा कि हाँ भाई यहाँ पे लिख दिया है, आप उससे डरिए नहीं कि बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, आपको याद नहीं करना, आपको याद होना ही चाहिए, याद करना नहीं, होना ही चाहिए याद। ओके, 39A, 39B, डी, ये जो कि भाई इक्वल राइट, ओके, इक्वल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 39A, और 39B बात करता है, और 39A क्या बात करता है, मैंने इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ओके, और 39A जो बड़ा वाला है वो क्या बात करता है कि जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड। तो ये फ्री लीगल एड की बात करता है। और वुमेन के लिए तो वुमेन फिर वो कोई भी कोई भी उसकी हो, रईस हो, कैसी भी हो, मतलब किसी भी उसमें हो, लेकिन वो आपको, उनको फ्री लीगल एड मिलता है। 42, 45 आपको पता होना चाहिए, जो चाइल्डहुड केयर के बारे में बात करता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर। 46 पता होना चाहिए, जो कि बात करता है 46, 4 - 6 वो SC ST, ओके, 2, और वीकर सेक्शन के लिए सारी बात करता है। 47 आपको पता होना चाहिए, 47, ओके। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके लिए, ये AK-47 एक दो चीजें बात करता है। AK-47 एक्चुअली मैंने इस तरीके से याद किया तो मैं बता रही हूँ आपको कि एक तो आपका अल्कोहल बेवरेजेस को बैन करने के लिए बात करता है, और दूसरा वो ये बोलता है कि भाई न्यूट्रिशन की बात करो, है ना, हेल्थ। AK-47 हेल्थ खराब कर सकती है, तो हेल्थ में न्यूट्रिशन आएगा, तो न्यूट्रिशन और लिविंग बींग के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा देख सकते हैं, और ये डेटा आपको बस, आपको सिर्फ और सिर्फ अंदर का मटेरियल तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं आप। और दूसरी चीज जो है, जो आपको लगता है कि नहीं याद हो रहा, उसको मार्क कर लीजिए। इसलिए मुझे मान लो सपोज मुझे 47 एग्जैक्टली तुरंत नहीं याद आया, है ना, तो मैंने मार्क कर लिया, भाई देखो भाई मुझे 47 नहीं याद आया। तो जब भी मुझे करना होगा तो मैं पहले पेज पे फर्स्ट, ओके सॉरी, आई थिंक वो पॉज हो गया था, आई थिंक। ओके, हाँ, फिलहाल मैं ये बोल रही थी कि 47 जो आर्टिकल है वो आपको अपनी बुक के फर्स्ट पेज में लिख लेना है, अगर नहीं याद हो रहा है, और फिर उसके बाद आपको जैसे ही खोलना है वो आपको रिवीजन करना है। ओके, अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव मीजर भी है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग का, सती प्रिवेंशन वाला एक्ट जो आपने देखा है, फिर इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ओके, सारे नहीं, मतलब थोड़े बहुत भी आप याद कर लीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड सेक्सुअल हरासमेंट वाला एक एक्ट 2013 का, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट का एक तो 2012 का बड़ा वाला केस हुआ था ना, दामिनी केस जो था, तो वो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। ओके, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। फिर और जो लीगल मेजर्स है, और भी कई सारे लीगल मेजर्स, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़े कीवर्ड्स याद रखिए ना। जैसे कि ये देखिए इन्होंने कीवर्ड दिए हुए हैं कि जब वुमेन, फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर बजटिंग, जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज, कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच, है ना, और ग्लास सीलिंग को ब्रेक करना, क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो बहुत पुराना चलता चला आ रहा है, वो अब इस तरीके से आगे दिखता हुआ हमें दिख रहा है। फिर डुअल बर्डन उनके पास रहता है, सॉरी, तो डुअल बर्डन रहता है, एंड सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट उनका होता है, मतलब खुद ही वो सोचते हैं अरे कौन, मतलब उनका सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट, केयर इकोनॉमी, मिस्ड जीडीपी, एक तरह से वो मिस्ड जीडीपी का पार्ट होती है। तो ये सब कुछ कीवर्ड्स है कि भाई आप कुछ नहीं याद हो रहा है, जस्ट कॉपी दीज, पुट इन द फर्स्ट पेज, रिवाइज दीज, और आप इनसे लिखाओगे। वहां पे बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखने, लिमिटेड वर्ड्स लिखने, एंड दोज लिमिटेड वर्ड्स शुड बी इन योर टंग। ओके, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। निर्भया फंड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कितना यूज हो रहा है, कितना नहीं यूज हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से रोल ऑफ वुमेन इवॉल्व हुआ है इन आर कंट्री। तो स्टेटस अगर हम बात करें तो वुमेन डिग्निफाइड रही है, रिस्पेक्टेबल स्टेटस में रही है हमेशा से, और इवन फ्रीडम उनको बहुत अच्छे से मिली थी ऋग वैदिक पीरियड में, लगभग वही 1000 BC तक, जहाँ पर अपला, विश्ववरा, घोष, लोपामुद्रा, ये सब कुछ वुमेन पोइट थी। इसके बाद जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो इनके जो, मतलब उनका स्टेटस शूद्र के उसमें हो गया, है ना, अर्ली रीगर टेक्स्ट में हमें देखने को मिला। और उनको कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, उनको विद द एक्सेप्शन ऑफ सम पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब कुछ कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी मिलती थी श्रीधान, उसके अलावा उनकी कोई। अब ऐसा क्यों हुआ ऋग वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, ऐसा क्या बदलाव आया कि आपको ये सारी चीजें देखने को मिली? तो जो ऋग वैदिक पीरियड था वो पेस्टोरल सोसाइटी थी ज्यादातर। यहाँ पे आपको लैंड का मेन
वो मतलब होने लगा। तो जब ये लैंड के लिए लड़ाई हुई ना, तो फिर यहाँ पर मेन की ज्यादा मतलब वो देखी जाने लगी कि भाई हाँ, अगर वॉर में जा रहे हैं तो मेन जा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने इस तरीके से, क्योंकि सोसाइटी से पीस हट रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर हमने देखा कि जो वुमेन, जो स्ट्रेस निकलना था वो वुमेन पे निकला एट लास्ट। गार्गी एंड मैत्री, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अगर फैक्ट्स एंड डेटा के साथ बताने लगूंगी। वो एंशियंट इंडिया जब आप पढ़िएगा तो यू विल सी द ट्रांजिशन, हाउ इट द ट्रांजिशन टुक प्लेस। ओके, चलिए अब बात करते हैं। और देखिए पहले भी ऐसा नहीं गाविष्टी नहीं होती थी, गाविष्टी पहले भी होती थी, लेकिन गाविष्टी और लैंड में एक बहुत बड़ा अंतर था। लैंड के लिए जो लड़ाई होती थी और युद्ध होता था, और गाविष्टी जो होता था उसमें एक बहुत बड़ा फर्क था। वो बड़ा फर्क क्या था वो आप मुझे बताएंगे। चलिए, एक्सेप्शन, हाउएवर जो वुमेन है इन रॉयल एंड रिच हाउस होल्ड एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस, जैसे कि गार्गी एंड मैत्रेय, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। जैनिज्म बुद्धिज्म फिर आया धीरे धीरे करके। तो बुद्धिज्म फिलोसफी ने में मतलब बोला गया कि वुमेन को ठीक है लिबरल रखो और लिबरल लाइफ मिले, है ना। कई सारी वुमेन ने ज्वाइन भी किया बुद्धिस्ट मोनेस्टिक लाइफ में गई। इवन जो अशोका की वाइफ थी वो भी बुद्धिज्म फॉलो करती थी। फिर बाद में अशोक ने भी बुद्धिज्म अपना लिया था, है ना। वुमेन के उनके कुछ संघ होते थे और उनको भिक्षुणी संघ कहा जाता था। तो ये सारी चीजें अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो, क्योंकि देखिए जो बुद्धिस्ट जो वर्ल्ड व्यू था वो कुछ टॉलरेंट था, तो वुमेन वर एबल टू रिस्टोर सम ऑफ देयर लॉस्ट इंडिपेंडेंस, है ना, एंड प्रेस्टीज अंडर द कंपैशनेट रूल ऑफ लेजेंडरी बुद्धिस्ट एम्परर, जो कि मौर्य, अशोक और श्रीहर्ष, ये सब बुद्धिस्ट थे। फिर और बुद्धिस्ट रूलर को याद करने का कुछ तरीका याद है आपको? सोचिए जरा। ओके, तो वो है बापू का हाथ। ओके, सो बी से बिंबिसार, ए से अजात शत्रु, और फिर इसके बाद बापू पार्श्वनाथ, और का अशोका, इस और हाथ हर्षवर्धन, ऐसे करके आपको पूरा याद रखना है। ओके, और कुछ अगर गड़बड़ होगी तो बता दीजिएगा, रिवीजन ऑफ कोर्स इन सब चीजों में बहुत जरूरी होता है। ओके, फिर बुद्धिस्ट मोनेस्टिक लाइफ मेनी वुमेन अज्यूम लीडरशिप पोजीशन, दे इवन हैड देयर ओन संघ, उनके खुद के संघ होते थे, भिक्षुणी संघ कहते थे। फिर मिडिवल पीरियड में देखा मुस्लिम किंग्स आ गए थे, और बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगी, फीमेल इन्फेंट्रिसाइड, नो एजुकेशन टू गर्ल्स, चाइल्ड मैरिज, ये सब हमें देखने को मिलने लगा। हाउएवर द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया considerably improved with the rise of भक्ति मूवमेंट, जैसे ही भक्ति मूवमेंट आया वैसे ही धीरे धीरे राइज होने लगी, जैसे कि जो मीराबाई जी हमें देखने को मिली वो इस तरीके से। फिर जब हमने देखा कि रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और रिलीजन, प्रोमिनेंट इंडिविजुअल जैसे कि शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक देव, उन्होंने बोला कि जो आप कर रहे हो, मिसट्रीट कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो वुमेन को, दिस इज वेरी रॉन्ग, और इन सब चीजों के लिए बात उठाई। तो मिडिवल पीरियड में भी सॉ अ डिक्लाइन, हमने हालांकि वो डिक्लाइन देखा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दीज पीपल एंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू मोर, और भक्ति मूवमेंट जो मेजरली बोला जाता था उसकी, उससे हमने देखा कि भाई हाँ धीरे धीरे राइज होने लगे। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अब फिर क्या हुआ, हमने देख लिया एंशियंट, देख लिया मिडिवल, देख लिया वैदिक, देख लिया लेटर वैदिक, देख लिया, सब कुछ देख लिया। आप बात करते हैं कि कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं। जब हम कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो स्टेटस जो था वुमेन का, वो राजा राम मोहन रॉय, ये राधा कामदेव, भवानी चरण बनर्जी, इन सब लोगों के उससे धीरे धीरे करके इनका एफर्ट्स की वजह से अच्छे से होने लगा। अब कॉलोनियल पीरियड में हमें कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन मिले, जैसे कि वुमेन काउंसिल ऑफ इंडिया, सरला देवी चौधरानी, रमाबाई रानाडे, है ना, और काफी सारी चीजें मिली। स्पेक्ट्रम के पेज नंबर पे से एक्चुअली मैंने देखा था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई देखेंगे, तो 113 पेज नंबर, वैसे तो मैं क्योंकि पीडीएफ यूज करती हूँ तो आई कांट टेल एग्जैक्टली, लेकिन हाँ आपको वहाँ पे बुक में बड़े अच्छे से मिल जाएगा। आपको कई सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे, और जो महिला समाज मंडल इस तरीके से बनाए गए थे ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आपको मिल जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद सती रेगुलेशन एक्ट हटा वहां से, और इसके अलावा हिंदू विडोज मैरिज एक्ट, फीमेल इंफेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 का, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 का था, वो कुछ मतलब पर्टिकुलरली अमिलियरेटिव लॉज थे जो कि पास किए गए। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम लोगों ने देखा कि भाई कल्चरल स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगे,
और इससे एक्सप्लॉयटेशन कुछ कम हुआ वुमेन का और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड हमको पता है, फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड है और कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना है ना, वो जननी सुरक्षा योजना, 33% ऑफ द सीट लोकल इलेक्शन जो होते हैं रूरल अर्बन एरिया में उनपे, 73rd 74th अमेंडमेंट, ये सब हमको पता है, ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ रही होंगी, मतलब इतना याद भूला होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं अर्ली वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी बहुत जरूरी है। तो इसमें आप देख सकते हैं वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, ये सारा का सारा आपको उस बुक में है। और वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन कौन ला के लेके आई थी, जो रमाबाई रानाडे लेकर के आई थी। ओके। और रमाबाई रानाडे लेडीज सॉरी रमाबाई रानाडे लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस लेकर के आई थी 1904 में, जबकि जो वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन था वो एनी बेसेंट लेकर के आई थी चेन्नई में। ओके। अब इनके साथ जो एमी बेसेंट के साथ मार्गरेट गजन भी थे, जीना राजा दास थे, और विच इज द फर्स्ट वुमेन एसोसिएशन, ये जो वुमेन इंडिया एसोसिएशन था ये पहला वुमेन एसोसिएशन था। इससे पहले हालांकि एक हो गई थी लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, लेकिन एसोसिएशन की बात करें तो ये पहला था। ओके। फिर इसके बाद आया ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, मार्गरेट गजन लेकर के आई थी। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स इन इंडिया, ये आया 1925 में। और ये आया महरीबाई टाटा, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, ये कौन लेकर के, महरीबाई टाटा। इसके अलावा पंडित रामाबाई सरस्वती लेकर के आर्य महिला समाज। और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं, इफ वी आर एबल टू राइट डाउन एनी ऑफ दीज, अगर क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ये डायरेक्टली मेंशन्ड है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, वैसे भी यूपीएससी को शौक देने की आदत हो रखी है, हैरेस करने की आदत हो रखी है, तो वो हैरेस करेंगे तो हमें याद होना चाहिए। ओके। आई होप इतना याद हो गया होगा। हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले तो देखा कि मेरे लॉज, सबसे पहले वुमेन्स के बारे में एक रिपोर्ट थी, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, क्या कि हमें वुमेन की कोई स्ट्रॉन्ग बनाने की बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग समझना होगा, दे आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, the only thing that we need to understand is that we need to change our perception towards looking them। ओके। तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से देखी समझी, अब आगे बात करते हैं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस वुमेन्स मूवमेंट हुई, प्रोग्रेसिव पोस्ट इंडिपेंडेंस एम, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, जॉब पॉसिबिलिटी, चेंजिंग द लॉज दैट ओनली partially benefited women and developing a culture where women were not subject to intellectual, physical and emotional sex discrimination। तो किसी भी प्रकार का, चाहे फिर वो इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल हो या फिर इमोशनल सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी भी प्रकार का ऐसी चीजें उनको ना फेस करनी पड़े, इसके बारे में बात करी गई। ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टैब्लिश किया था, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा कि भाई हम कुछ ना कुछ पर्टिकुलरली दिक्कतें दूर करेंगे। हमने देखा पॉलिटिकल में, देखा तेलंगाना मूवमेंट हुआ, सोशल में देखा एंटी डाउरी मूवमेंट हुआ। पॉलिटिकल की अगर तेलंगाना मूवमेंट की बात करें तो ये 1946 में हुआ था और ये लगभग 1951 तक चला था। और ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रहा उस टाइम का, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों आई थी, इसलिए आई थी पीजेंट कन्फ्लिक्ट की वजह से। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने स्टैब्लिश किया था एक वुमेन एसोसिएशन, जो कि इशू करता था वुमेन जनरल कॉल्ड आंध्र वनिथा, इन ऑर्डर टू मोटिवेट एंड फोस्टर पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग वुमेन। तो ये अच्छी चीज है कि भाई एक तरफ तो यहाँ पर एक लड़की काम कर रही है, फॉर जेंडर इनइक्वालिटी को देखने के लिए, जॉब पॉसिबिलिटी, इन सब के लिए भाई 1946 से हो गया शुरू की भाई पीजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक वुमेन वहां पर बात कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे जब देखते हैं तो एक तरफ वो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि देखो भाई हम एक तरफ तो लड़ रहे हैं, एक तरफ आप भी समझो, आप भी हमारे साथ जुड़ो। पार्टिसिपेशन की जब बात करते हैं तो वुमेन फ्रॉम कई सारे सोशल बैकग्राउंड से आए, है ना। कैंपेन विद enthusiasm and dedicated, some of the ladies who actively participated in the movement included, जैसे कि ये जो थी कमला अम्मा, रेगुला अचम्मा, चितियाला एलम्मा एंड दुआला सलम्मा। तो ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, और मतलब नाम वहाँ के ऐसे होते हैं, बट ये है कि हाँ आप देख सकते हैं, इट इज नॉट नीडेड कि आप नाम याद रखें, एक का भी याद रखेंगे, रेगुला अचम्मा, आपको हर जगह हर रोज रेगुलर अच्छा दिखना है।
ओके। फिर एंटी डाउरी मूवमेंट भी हुआ, जैसे कि दिल्ली में कोलिशन ऑफ फेमिनिस्ट एंड अदर प्रोग्रेसिव, तो एंटी डाउरी मूवमेंट भी हुआ, लेजिस्लेशन भी आया 1984 में। फिर पॉलिटिको इन्वायरमेंट, जैसे चिपको चिपको मूवमेंट हुआ सुंदरलाल बहुगुणा के लीडरशिप में, है ना। मूवमेंट गोल टू मेक कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट इन देयर essential requirement by planting the 5 Fs, food, fodder, fuel, फाइबर एंड फर्टिलाइजर, इन सब के बारे में बात कर रहे थे। जो कि मतलब इसमें बात हो रही थी कि भाई हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर एंड फर्टिलाइजर। ओके। और सोशल एनवायरनमेंट, जैसे नर्मदा बचाओ मूवमेंट भी हुआ, ये सब पता है आपको बहुत अंदर पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ऑल यू नीड टू डू वन थिंग कि भाई आप ऊपर ऊपर के देख लो, अंदर अंदर के समझ लो, और आप फिर उतना ही उसी के हिसाब से लिखने लगो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल वहां पे आपको लिखने इंपॉर्टेंट में आप बस इतना लिख सकते हो कि मेकिंग कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट, एग्जाम्पल ग्रोइंग फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर, फर्टिलाइजर। फिर सोशो इन्वायरमेंटल, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, जैसे कि जेनेसिस हम देख सकते हैं कि एक तरह से आप मतलब एक ऑफकोर्स सोशल मूवमेंट था, बस मेन चीजें थी कौन, मेधा पारकर, है ना, against inadequate rehabilitation and resettlement of those who have been uprooted during the construction of सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम बनाया गया तो उसमें, तो ये सारी चीजें, पार्टिसिपेशन आदिवासी एक्टिविस्ट ट्राइबल मेंबर्स, इन सब ने साथ दिया। तो आई होप इतना यहाँ तक समझ में आ रहा हो कि भाई वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स है, दीज आर ऑफकोर्स मतलब ओवरवेलमिंग प्रॉब्लम्स है। और पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, सोशो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पॉलिटिको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, अंदर से हमें ऑर्गेनाइजेशन भी याद करने हैं, तो इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे डेली, हाफ एन आवर, फ्यू मिनट्स एवरी डे। बहुत अच्छे से काम करेंगे आप, मेजर मेजर चीजें कंप्लीट करते जाइए। दिस आई एम टेकिंग, अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बी फास्ट, प्रैक्टिस अ लॉट। कल से देखेंगे प्रेजेंट डे मूवमेंट जो भी है, जैसे जैसे कि एनटीसीए, आपका एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट, ये सब देखेंगे। और देखेंगे इसके अलावा जो जेंडर्ड आइडिया ऑफ सिटीजनशिप है, वो सब हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं और करते रहिए रिवीजन, प्रैक्टिस एवरीथिंग। जय हिंद, जय भारत, जय जय।